चीन के वुहान शहर की खाली सड़कें ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर कोरोना ने कहर बरपाया है। चीन में मौत का आंकड़ा 3000 के पार पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक चीन इस खतरे को संभाल पाने में नाकाम है। हालात ये है कि कोरोना अब चीन की सरहद से बाहर निकलकर दुनिया में तेजी से फैल रहा है। दुनिया भर में कोरोना से 3500 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 1 लाख लोग कोरोना की चपेट में हैं। भारत में अभी भी कोरोना के 39 मामले सामने आ चुके हैं। जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारत कोरोना से बचने के लिए कितना तैयार है। कोरोना से डर का आलम यह है कि अब स्कूलों में कोरोना वायरल की क्लास दी जा रही है। वाराणसी में कई स्कूलों में इस तरह से बच्चों को कोरोना का बचाव सिखाया जा रहा है। वाराणसी में ही लोगों को मास्क बांटे गए, जिससे वो कोरोना से बच सके। वहीं साई नगरी शिरडी में भी लोग कोरोना से दहशत में है। आलम यह है कि साई के दर्शन के लिए लोग मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं। कोरोना से दहशत की वजह से लोग सैनिटाइजर और मास्क की जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार में सैनिटाइजर और मास्क की कमी हो गई है। अगर कहीं मिल भी रहा है तो 2 से 3 गुना ज्यादा दामों पर लोगों को दिया जा रहा है। इसके अलावा कई कंपनियों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। जब खतरा कम नहीं होता तब तक छत्तीसगढ़ के कई सरकारी दफ्तरों और निजी कंपनियों में रजिस्टर में अटेंडेंस के लिए कहा गया है। कोरोना से लोग बुरी तरह से खौफ में हैं। हालात ये हैं कि इसका असर बाजार पे भी पड़ रहा है, कारोबार कम होने लगा है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर कोरोना की अफवाह से चिकन और मटन के दाम भी कम हो गए हैं। सोचिए, देश में अभी तक सिर्फ 39 मामले सामने आए हैं, लेकिन कोरोना से हड़कंप मच गया है। सवाल ये है कि भारत सरकार की कोरोना को हराने के लिए तैयारी कितनी है, जिससे लोगों की जिंदगी भी बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोरोना से लोग डरे हैं, सहमे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टरों के एक बड़े पैनल के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से हम करवा देते हैं। हमारे साथ है पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल जी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है आईएमए के। डॉक्टर खुर्शीद पटेल है, जो कि सीएमओ है दिल्ली गवर्नमेंट में। डॉक्टर अभिनव भनोत है, जो कि कंसल्टेंट और एचओडी है रेडिक्स हॉस्पिटल में, चेस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट भी आप है। डॉक्टर गौरव वैद हमारे साथ हैं, जो कि फिजिशियन है, एमडी इन्होंने किया है एम्स से। सबसे पहले के अग्रवाल जी, मैं आपके पास आता हूं। होली सामने है, लोग डरे हैं, सहमे हैं कि होली खेले कि नहीं खेले। आप बताइए, लोगों को सलाह क्या है? इस वक्त में हमारा जो स्टेज है, दिल्ली में 3 केसेस हैं, कंटेनमेंट फेज है। उनके सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो इस वक्त में हाउस क्वारंटाइन के अंदर में, केसेस पूरे क्वारंटाइन के अंदर में हैं। तो जनरल पब्लिक के अंदर में अभी उन कॉन्टैक्ट्स के अलावा कोई दूसरा खतरा नहीं है। लेकिन जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो 10 और 15 के बीच में जो केसेस, जो लोगों को पॉजिटिव आया और वो लोगों से मिले, तो 10 और 15 तारीख के बीच में कुछ केसेस का और एक वेव आ सकता है। लेकिन ये सारे वो वेव पेशेंट्स होंगे जो निगरानी के अंदर में है। आम जनता के अंदर में एक ही छोटी सी सर्कुलर है सब लोगों के लिए और सलाह है सब लोगों के लिए कि किसी को भी अगर बुखार है, बुखार के साथ में खांसी है, तो वो पब्लिक में ना जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना जाएं, मेट्रो में ना जाएं और लोगों के साथ में होली ना खेलें। जनरल पब्लिक के लिए अभी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आप होली मत खेलो। जिस दिन आपको ऐसे इंस्ट्रक्शंस आएंगी होली नहीं खेलो का मतलब है कि फिर आप बस में भी मत जाओ, ट्रेन में भी मत जाओ, पब्लिक में भी मत जाओ। जो चीज आप पब्लिक के लिए आज की डेट में प्रिकॉशंस ले रहे हो, वही होली खेलते हुए लीजिए। होली खेलने से कोरोना नहीं होता, होली के रंग से कोरोना नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपको खांसी और बुखार है और आप किसी ऐसे आदमी के साथ में कांटेक्ट में आए हो जिसको कोरोना सस्पेक्टेड है या जो बाहर से विजिट करके आया है, तो उसके साथ में होली ना खेलें। ठीक है डॉक्टर खुर्शीद पटेल, लेकिन लोग तो डरे हैं, लोगों में हैतौबा मची है, जबरदस्त तरीके से पैनिक है। और हमारे देश में तो हम खासतौर पर डर जाते हैं कि छोटी सी बीमारी हुई, उसको लेकर अगर बड़ी सारी घटनाएं सामने आ जाए तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या कोरोना का इलाज पॉसिबल है? क्योंकि लोग तो समझ रहे हैं कि लोग कोरोना हो गया
तो जान ही चली जाएगी। नहीं, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि पैनिक ना हो। इस जो कोरोना वायरस का मृत्यु दर है वो मात्र 3% से कम है, लेस देन 3%। बाकी डिजीज से तुलना में इसका मृत्यु दर बहुत कम है। हाँ, इनका कोई पर्टिकुलर डेफिनेट इलाज नहीं है। हम अभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे रिलाई कर रहे हैं। इसमें फ्लूइड मैनेजमेंट हो गया, फीवर मैनेजमेंट हो गया, और बाकी जो सोर थ्रोट और रेस्पिरेटरी डिसीज का जो कंप्लेंट्स है, ब्रेथलेसनेस जैसे सांस की दिक्कत, उनको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कुछ जो एंटी HIV ड्रग है, लोपिनाविर, रिटोनाविर, इनमें कुछ प्रोमिसिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसे कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं मिला है। दूसरी बात, एक क्लोरोक्विन मेडिसिन जो मलेरिया के लिए यूज कर रहे हैं, उस टेबलेट को भी कुछ अंश तक लोग आजकल सजेस्ट कर रहे हैं कि उसमें से भी थोड़ा प्रिवेंशन मिल सकता है, लेकिन कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका नहीं है कि इस एंटीवायरल को अवेलेबल है जिससे इसका कंट्रोल हो जाए। जी ठीक है, डॉक्टर अभिनव भनोत, मैं आपके पास आता हूं। सबसे ज्यादा जो इस समय मार मची हुई है मास्क खरीदने के लिए, कीमतें आप देख रहे हैं जो रिपोर्ट्स आ रही है, कालाबाजारी जमकर हो रही है, सैनिटाइजर तो चले जाइए कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो क्या मास्क और सैनिटाइजर से कोरोना के खतरे को कम किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। WHO और CDC ने साफ साफ लिखा है, जिस भी व्यक्ति को लक्षण होते हैं खांसी, नजला, जुकाम, बुखार, और साथ में वो एक सस्पिशियस केस है कोरोना का, या फिर जिसके अंदर टेस्ट करके वो पॉजिटिव आ चुका है, वो लोगों को मास्क पहनने की जरूरत है। साथ ही में वो लोग जिनको उनको केयर दे रहे हैं, चाहे वो घर पे दे रहे हो, चाहे वो किसी अस्पताल की फैसिलिटी में हो, तो मास्क हर किसी को पहनने की जरूरत नहीं है। इन्हीं कुछ श्रेणी के लोगों को पहनने की जरूरत है। आपने बात की सैनिटाइजर की, तो सैनिटाइजर से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, WHO ने टेस्ट करके वो पॉजिटिव आ चुका है, वो लोगों को मास्क पहनने की जरूरत है। साथ ही में वो लोग जिनको उनको केयर दे रहे हैं, चाहे वो घर पे दे रहे हो, चाहे वो किसी अस्पताल की फैसिलिटी में हो, तो मास्क हर किसी को पहनने की जरूरत नहीं है। इन्हीं कुछ श्रेणी के लोगों को पहनने की जरूरत है। आपने बात की सैनिटाइजर की, तो सैनिटाइजर से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, WHO ने साफ साफ कहा है कि अपने हाथ आपको साबुन और पानी से कम 20 सेकंड से अच्छे से धोने होते हैं। जहां पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है और जिसके पास कोई ट्रैवल कर रहा है, अगर सैनिटाइजर पड़ा है तो वो सैनिटाइजर यूज कीजिए जिसमें अल्कोहल का कंटेंट 60% से ज्यादा हो। तो सबको तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सबको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, बट इन सबको रोकना चाहिए और हमें खुद से ही सेल्फ प्रोटेक्शन करनी चाहिए। किसको, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, किसी को खांसी, नजला, जुकाम लगा है तो आप सेल्फ आइसोलेट करिए अपने आप को घर पे। कोई दिक्कत होती है तुरंत हॉस्पिटल जाके, या जहां पे भी भारत सरकार ने जो लेबोरेटरीज दी और जो अस्पताल मेंशन किए हुए हैं वहां पे जाके अपने आप को चेक कराइए। और सबसे बड़ी बात डायग्नोसिस का इसमें यह भी है कि हर किसी को कोरोना नहीं होगा, कोरोना उन्हीं को होगा जो जिन देशों में हुआ उससे किसी से कांटेक्ट में आए हैं, या अपने किसी देश में, जो अपने राज्य में किसी में जिनमें केसेस हैं उनके कांटेक्ट में आए। तो कांटेक्ट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। मेरे को ये तो वैसे भी फ्लू का सीजन चल रहा है, मौसम बदलने पे छींके, नजला, जुकाम तो आम बात भी है, तो पहले हम आम को सोचेंगे रादर देन हम पहले कोरोना को सोचे, तो पैनिक बिल्कुल कम है, क्योंकि 80% केसेस ये बिल्कुल माइल्ड हैं और 3.4% की डेथ रेट है, वो भी उनमें जो 60 साल से ऊपर जिनको और बीमारियां भी साथ में होती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल डॉक्टर गौरव ये भी है, जैसा डॉक्टर अभिनव ने कहा कि अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, यानी जो जिसमें 60% से ज्यादा अमाउंट नहीं है वो सैनिटाइजर किसी काम के नहीं। और दूसरा ये कि आमतौर पर तो हम हाथ धोने के लिए बेसिन में जाते हैं, आप हाथ धुले और निकल लिए, तो हाथ धोने का सही तरीका क्या होगा? देखिए, हाथ धोने का सही तरीका आप अगर देखिए, अभी तो आजकल लोग YouTube भी यूज कर रहे हैं, YouTube पे भी हाथ धोने का सही तरीका दिखाते हैं। हालांकि मैं अगर आपको दिखाऊं तो हाथ धोने का सही तरीका है, पहले दोनों हाथों को अच्छे से रब करें, पीछे पूरा रब करें, उंगलियों के बीच में पूरा रब करें, है ना, उंगली के नाखूनों के बीच में पूरा रब करें, और उसके बाद पूरे हाथ को अच्छे से धोएं, कलाइयों को भी रब करें। कितनी देर तक? तो ये कम से कम 20 सेकंड का समय आपको देना चाहिए हाथ धोने के लिए। उसके बाद आपका हाथ बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है और आपको फिर किसी सैनिटाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, के अग्रवाल जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं। आमतौर पर बुखार जुकाम होता है तो लोग हमारे देश में, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि खुद से गूगल करते हैं, खुद से डॉक्टर नहीं बनने की जरूरत है। लोग गूगल करते हैं, दवा लेते हैं, उसके बाद खा लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन पर जाते हैं। तो कब हम तय करें कि बुखार और जुकाम है तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है या फिर हमें किसी तरीके के चेकअप की जरूरत है? ये आखिरकार एक आम आदमी तय कैसे करे?
देखिए, अगर आपको सिंपल खांसी है तो ये पॉल्यूशन हो सकता है। खांसी के साथ में जुकाम है तो ये एलर्जी है, आपको डस्ट की एलर्जी थी, एकदम से खांसी जुकाम हो गया। खांसी जुकाम के साथ में आपको बुखार है तो ये पक्का फ्लू है। फ्लू के लिए आप डॉक्टर के पास जाइए, अपने आपको फ्लू में भी वही आप अपने घर में अपने आप को आइसोलेट करते हो। और अगर किसी को फीवर के साथ में गले में खराश है, खांसी नहीं है और बच्चा है, इसे हम सोर थ्रोट बोलते हैं कि बच्चे को रूमेटिक वाला फीवर है, उसको एंटीबायोटिक की जरूरत है। और जिस आदमी को बुखार है, बुखार के साथ में खांसी है, खांसी के साथ में ब्रेथलेसनेस हो रही है, और उस सिचुएशन में हम उससे पूछते हैं, भाई कि तुम कोई किसी आदमी से तो नहीं मिले थे जो बाहर से आया हो? अगर वो बोलता है हाँ मिला था, तो इमीडिएटली उसमें कोरोना को सस्पेक्ट किया जाता है। और ट्रीटमेंट इन सबका जो है, चाहे वो फ्लू हो चाहे वो कोरोना सस्पेक्टेड हो, वही है कि आप अपने घर में अपने आप को घर में रहिए, मास्क पहनिए, और मास्क पहनने के बाद में अपने डॉक्टर से फोन पे बात करिए कि कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, मान लीजिए मेरे को कोरोना सस्पेक्टेड है और मैं अस्पताल भागता हूं, तो रास्ते में गाड़ी में 4 लोगों को इन्फेक्शन दे दूंगा। अगर मैं बस में जाता हूं तो बस में दे दूंगा, मेट्रो में जाता हूं तो मेट्रो में दे दूंगा। इसलिए आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर अपनी हेल्प, जो गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है उससे बात करेगा, और फिर गवर्नमेंट के लोग डिसाइड करेंगे, हो सकता है घर में आपको आके टेस्ट करें। तो इसलिए पैनिक इसमें होने वाली जरूरत नहीं है। पैनिक वाली सिचुएशन उन लोगों को आती है जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है और जिनको सांस फूल रहा है और सांस उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी है। उन लोगों को अस्पताल में एडमिट करके आगे जाके इलाज किया जाता है। बाकी सब लोगों को घर के अंदर में बैठ के आपका इलाज 2 हफ्ते में आप अपने आप ठीक हो जाते हो। जिनको निमोनिया हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो गए, उनको एडमिशन की जरूरत होती है। उस सिचुएशन में अस्पताल आपको आपके घर से लेकर जाएगी और उसका पूरा इलाज करेगी। याद रखिए, वो सारे पेशेंट्स जिनको सांस फूल रहा है और बुखार है, उसकी इलाज की जिम्मेवारी सरकार की है। जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको फॉलो अप करना, सलाह देना, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। आपने सिर्फ इतना देखना है कि अगर आपको कोई ट्रैवल की हिस्ट्री है या कोई आपके जान पहचान का आदमी बाहर से आया है, कहीं से भी आया हो, आपको ये जरूरत नहीं है कि इटली ईरान से ही आया हो, और आपको खांसी के साथ में बुखार हो रहा है, तो अपने आप को आप सरकार से बात करें कि मैं क्या करूं। ठीक है डॉक्टर खुर्शीद पटेल, दुनिया भर में जितनी मौतें कोरोना से हुई हैं, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, तो जितनी मौतें हुई हैं उतना ये लीथल है कोरोना, क्योंकि लोग तो डरे हुए हैं मौतों के आंकड़ों को देखकर दुनिया भर में कि कोरोना हो गया तो हाय हम मर गए। तो वाकई उतना डरने की जरूरत है या सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है अगर इस तरीके के कोई सिम्टम्स सामने आते हैं तो? दुनिया में अभी जितनी भी मौतें हुई है उसमें मेजोरिटी उनके लीवर एंजाइम्स डीरेंज होने के बाद, लीवर फेलियर और रीनल फेलियर के बाद हुई है, या तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हुई है। अब इन केसेस में, कोरोना के केस में, जितना जल्दी आप डायग्नोस हो, जितना जल्दी उनके सिम्टम्स से आप उनको ट्रीट करें, उतनी ही उनकी मौतें की संख्या कम की जा सकती है। उनको अगर सही समय पे डायग्नोस करके ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत जल्दी उसको हम, इवन क्योर रेट भी बहुत अच्छा है। जो केरला के कुछ केसेस जो क्योर्ड है, दे आर क्योर्ड फ्रॉम कोरोना डिसीज। तो इसमें ऐसा नहीं कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो आप मर ही जाएंगे। दूसरी बात कि कुछ इनका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन के बीच में है। अगर इस दौरान आपको कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते फिर भी आप उसको हार्बर करेंगे तो ये आप जी अपनी बात पूरी करें खुर्शीद जी। तो जितना जल्दी हो सके इसको आप डायग्नोस करके इसको ट्रीटमेंट करें। जी तो इसमें सबसे है कि प्राइमरी उनको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। अगर जितना जल्दी उसको डायग्नोस करें कि ये सामान्य फ्लू है या कोरोना रिलेटेड डिसीज है, और अगर उसके रिलेटेड अभी एक रिपोर्ट आया जिसमें HRCT, हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन की माना गया है कि वो इवन PCR से, इवन जो लैब टेस्ट है उससे पहले उसमें कंफर्मेशन आ सकता है आफ्टर 4 डेज ऑफ इन्फेक्शन। तो जितना जल्दी आप सस्पेक्टेड केस है, अगर कोई रिपोर्ट में देरी हो रही है तो या तो CT स्कैन करें, उसमें अगर आप आपको जो फाइंडिंग्स लगती है, और या तो फिर PCR टेस्ट है जो अभी अवेलेबल है भारत में, दिल्ली में 2 से 3 जगहों पर ये टेस्ट अवेलेबल है। जेम्स हो गया, RML हॉस्पिटल हो गया, इनसे रिफर्ड केसेस जो NCDC है वहां पे भेजा जाता है।
और प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं पे भी इसका जांच अवेलेबल नहीं है। तो कोई अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में गलत मार्ग से अगर वो कहता है कि हम करवा देंगे तो गलत है। सरकारी अस्पताल का संपर्क करें इसमें। नहीं तो क्या आपको लगता है, कॉम्प्लीमेंट्री सवाल इसके साथ है, क्या आपको लगता है कि अब ऐसी सिचुएशन है कि जिन 2-3 जगहों का आपने जिक्र किया, सफदरजंग, एम्स का आपने जिक्र किया, आरएमएल का आपने जिक्र किया, तो अब प्राइवेट अस्पतालों या फिर प्राइवेट ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जहां पर इसका टेस्ट हो सके, इसकी जरूरत लग रही है अब? बिल्कुल, पहले शुरुआत में सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में सुविधा उपलब्ध थी। धीरे धीरे वो 19 सेंटर पे उनको बढ़ाया गया देश में। आज करीबन 31 के 35 के आसपास लैब टेस्ट अवेलेबल है। बट अगर ये इन्फेक्शन फैलता है तो बड़ी मात्रा में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 125 करोड़ के ऊपर है, उसमें से अगर कुछ लाख में भी अगर ये स्प्रेड होता है, अभी तो खैर नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसमें और भी लेबोरेटरीज को इसको इक्विप करना होगा जो प्रॉपर गाइडलाइन के अनुसार इसको प्राइवेट हॉस्पिटल को लेबोरेटरीज में भी इसकी जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर अभिनव, आमतौर पर जो पहले लक्षण जो बताए जा रहे हैं, फ्लू हो गया, जुकाम हो गया, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। तो क्या जिनको फ्लू और जुकाम हुआ है उन्हें कोरोना के इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है आम लोगों की तुलना में? राकेश जी, उससे पहले मैं आपके जो पिछला सवाल था इसका एक जवाब देना चाहूंगा कि क्या हमें प्राइवेट में और लैब्स खोलनी चाहिए। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। साउथ कोरिया देश है। साउथ कोरिया देश में जो मरने का रेट जो उनका है वो सिर्फ 0.6 है, जबकि WHO का जो रेट चल रहा है वो 3.4 है। अब मैं आपको बताता हूं ये 0.6 उनके पास क्यों है। साउथ कोरिया में 50 मिलियन की पॉपुलेशन है। उन्होंने अपने पूरे देश में हर जगह कोने पे लैब्स खोल दी हैं और वो हर मतलब दिन के 15 से 20 हजार लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं। जितने भी उनमें से केसेस पकड़े जा रहे हैं कोरोना के, नंबर ये निकल के आया कि इसकी मौत तो सिर्फ 0.6% में हो रही है, बाकी तो ये माइल्ड इन्फेक्शन है। ऐसी स्टडीज में बाकी भी आया कि 80% तो ये माइल्ड इन्फेक्शन है, तो इसलिए घबराने की तो बात बिल्कुल ही नहीं है। अब बात आई आपकी कि फ्लू जिनको है और जिनको ये दिक्कत है उनको ज्यादा घबराना चाहिए। घबराना उनको चाहिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जिनको ब्लड प्रेशर और किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज है, उन लोगों में ये ज्यादा मौत कर रहा है। 15 साल से नीचे के बच्चों में 0.9% का डेटा है और 9 साल से नीचे के बच्चों में तो इन्फेक्शन ही नहीं कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है ये माइल्डर इन्फेक्शन है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 2 दिन पहले चाइना में भी एक स्टडी आई है कि इसके 2 स्ट्रेन, अब वो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस वायरस पे, तो उनको पता चला कि इसके 2 स्ट्रेन है, एक अग्रेसिव है और एक माइल्ड स्ट्रेन है। तो जो अग्रेसिव वाला चाइना में था वो 20 जनवरी तक अपना काम करके अब वो बहुत कम उसकी मात्रा हो गई है चाइना में। इसलिए आप देखेंगे कि चाइना में भी जिन न्यू केस आ रहे हैं उनका नंबर उस स्पीड से नहीं आ रहा, वो कम हो चुका है। तो चाइना में मेरे हिसाब से इसका जो माइल्ड स्ट्रेन है अब उसका नंबर ही बचा है, जो अग्रेसिव स्ट्रेन था वो कम हो गया। तो मुझे लगता है, और वो कह रहे हैं कि बाकी जगहों पे अब जो फैल रहा है, तो अब चाइना से बाहर की बातें आपके पास केसेस ज्यादा आएंगे रादर देन जो चाइना में अब केस हैं वो थोड़े कम होते रहे। ठीक है, एक यहां पर वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो डॉक्टर गौरव आपसे शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम डॉक्टर के अग्रवाल के पास भी जाएंगे। जल्द वापस लौटते हैं। देश और दुनिया में क्या हुआ, 60 मिनट में जानिए खबरें बिना दाग लपेटे। आंख कान खोल के रात 8 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस बार सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं बाजार से मास्क गायब हो रहे हैं या फिर उन्हें 2 से 3 गुना कीमतों में बेचा जा रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए भारत में अब तक 39 मामले सामने आ चुके हैं। तीसरी तस्वीर में सवाल है कि आखिर भारत सरकार कोरोना से लड़ने के लिए कितनी तैयार है, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है और सरकार के पास क्या इतना सिस्टम है कि वो किसी आपात स्थिति से निपट सके। लेकिन कोरोना से दिल्ली में लोग खौफ में हैं। आपको हमारे सहयोगी आदित्य नायर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना वायरस का कहर पूरे दुनिया भर में अब फैलने लगा है। इंडिया में आज ही 5 नए केसेस के बारे में पता लगा है। जो 5 नए केसेस है वो केरला में पाए गए हैं और अब
टोटल नंबर जो है 39 पे पहुंच चुका है। पूरे दुनिया भर में अगर बात करें तो 3,500 के करीब लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है और 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस से अफेक्ट हो चुके हैं। दिल्ली के पास ही गुरुग्राम में 420 ऐसे लोग हैं जिनको व्यक्तियों को बोला गया है कि वो अपने आप को अपने अपने घरों में बंद कर ले, सेल्फ क्वारंटीन कर ले, सेल्फ आइसोलेशन कर ले, इस वजह से कि उनको शायद कोरोना वायरस हो सकता है। तो इसके अलावा आरएमएल सफदरजंग जैसे अस्पतालों में कहीं न कहीं आइसोलेशन वार्ड जरूर हैं, पर दवाइयों की कमी जरूर महसूस हो रही है और हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क जैसी चीजों की भी मार्केट में काफी कमी महसूस हो रही है। हैंड सैनिटाइजर्स जो है अब लोगों ने अपने अपने घरों में भी बनाना शुरू कर दिया है, जो रबिंग अल्कोहल जिसे कहते हैं और विनेगर के साथ मिलकर हैंड सैनिटाइजर भी लोगों ने अपने घरों में बनाना शुरू कर दिया है। इसके चलते अब ये भी काफी सारे अफवाहें भी इस पूरी बीमारी को लेके चल रहे हैं और ये भी कुछ अफवाहें चल रही हैं कि शायद ऐसी कोई बीमारी है भी नहीं। मैं ये जरूर आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये बीमारी जरूर है और ये काफी एक संगीन मामला है, पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और इस बीमारी के बारे में एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये हवा से नहीं फैलता। ये बीमारी जो है कहीं ना कहीं सरफेस पे यानी छूने से ही फैल सकता है। तो मास्क लगाना शायद इतना जरूरी भी ना हो, पर अपना हाथ साफ रखना और लगातार अपने इर्द गिर्द और अपने सेल्फ हाइजीन को, अपने आप को साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी से ही ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस जैसे बीमारी से आप बच पाएं। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो हमारे सहयोगी आदित्य की आपने रिपोर्ट देखी और इस हिस्से की शुरुआत में डॉक्टर गौरव आपसे करता हूं। क्या बच्चों में और बुजुर्गों में इसका खतरा ज्यादा है? क्योंकि देखिए दिल्ली में स्कूल 31 मार्च तक बंद है। हम ब्रेकिंग इस वक्त चला रहे हैं कि लेह लद्दाख में भी कोरोना की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो क्या हम बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दें? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो बाकी स्कूल है सारे तो बंद है नहीं, तो वहां के पेरेंट्स तो सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चों का गुनाह क्या है, हम भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। धन्यवाद राकेश जी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। बुजुर्गों में तो निश्चित ही प्रिकॉशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। अगर उनको पहले से कुछ बीमारियां हैं तो वो थोड़ा सा खुद को बचा के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बच्चों में इस बीमारी को ज्यादा नहीं देखा गया है। अगर बच्चों में ये इन्फेक्शन होता भी है तो वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। बच्चों में इससे डेथ नहीं होती है। बट फिर भी स्कूल्स को बंद करने की जरूरत क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। स्कूल्स को बंद करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि स्कूल्स के थ्रू अगर किसी बच्चे के घर में कोई पेरेंट है जो इन्फेक्टेड है, उस बच्चे को अगर वो इन्फेक्शन है, वो बच्चे जब स्कूल में इन्फेक्शन होता भी है तो वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। बच्चों में इससे डेथ नहीं होती है। बट फिर भी स्कूल्स को बंद करने की जरूरत क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। स्कूल्स को बंद करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि स्कूल्स के थ्रू अगर किसी बच्चे के घर में कोई पेरेंट है जो इन्फेक्टेड है, उस बच्चे को अगर वो इन्फेक्शन है, वो बच्चे जब स्कूल में सैकड़ों बच्चों से मिलता है तो उस स्कूल के बाकी बच्चों में भी इन्फेक्शन जा सकता है। स्कूल के बच्चों को कुछ नहीं होगा, बट स्कूल के बच्चों से जब वो बच्चे अपने घर जाएंगे तो उनके घर वालों को उस बच्चे से रिस्क हो जाएगा। तो इस वजह से स्कूल का बंद रहना जरूरी है। निश्चित ही बच्चों का इसमें कहीं ना कहीं लॉस है, बट जब इस तरह की सिचुएशन है, कंट्री फेस कर रही है, तो हमें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। बच्चों को कुछ दिन हम घर पे खुद से थोड़ा समय देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, सरकार भी अपना काम ठीक कर रही है, सिचुएशन कंट्रोल में है, पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट जहां पे प्रिकॉशन लेने की बात है तो प्रिकॉशन तो हमेशा ही क्योर से बेटर माना जाता है। ठीक है डॉक्टर के अग्रवाल, दावे कई किए जा रहे हैं, कोरोना की कोई दवा तो नहीं है, आमतौर पर बुखार या सिम्टोमिक हम इलाज कर रहे हैं जो डॉक्टर्स कर रहे हैं। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के जरिए इलाज का दावा किया जा रहा है, आपको इन दावों में कितना दम लगता है? देखिए, इंडिया में दावा करना अलाउड नहीं है और एक क्राइम है। ड्रग्स एंड रेमेडीज मेडिकल एक्ट के अंदर में आप किसी भी चीज का दावा नहीं कर सकते। अगर आपके पास में कोई इलाज है तो आप उसको साइंटिफिक पब्लिकेशन में लेकर जाइए, उसको मिनिस्ट्री को बताइए, आईसीएमआर को प्रेजेंट करिए अपने डाटा को। और अगर आपके पास में कोई ऐसी डिस्कवरी है जो आईसीएमआर आपको प्रूफ कर देती है कि उससे कोरोना ठीक हो जाएगा, तो इमीडिएटली आप नोबेल प्राइज के लिए अप्लाई करिए और आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप गलत काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे किसी फेक न्यूज में मत जाएं कि कोई नया इलाज आ गया है या उसने दावा किया है। अगर आपके पास कोई सचमुच में कोई इलाज है तो आईसीएमआर को इन्फॉर्म करें, वो आपकी इसकी जांच करेगा और वो सही पाया जाता है
तो आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए और वो फिर ICMR आपको रिकमेंड करेगी। जी चलिए के अग्रवाल साहब, आपने बड़े एक अलग अंदाज में जो दावे थे उन दावों की पोल आपने खोल दी। डॉक्टर खुर्शीद पटेल, एक सवाल है कि आमतौर पर जब मौसम बदलता है तो फीवर हो जाता है, जुकाम लोगों को हो जाता है, तो बड़ी समस्या यह है कि लोग कह रहे हैं कि आप आइसोलेट हो जाइए या सेल्फ आइसोलेशन करिए। सबकी अपनी मजबूरी है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जिनको काम करना है, दफ्तर जाना है, उन्हें तो जाना ही जाना है, तो ऐसे लोग करें क्या फिर? देखिए, मैं ये मानता हूं कि आजकल जिस तरह दिल्ली में भी बारिश हो रही है, फिर दिन में गर्मी का मौसम, तो ये मौसम की डिफरेंसेस की वजह से फ्लू के पेशेंट, जो वायरल फीवर है उनके पेशेंट्स और सर्दी जुकाम के पेशेंट बड़ी मात्रा में अस्पताल में आ रहे हैं। उन सब में ये डर है कि अगर इस तरह हम ये कोरोना तो नहीं है, तो पहले तो आप सब सचेत हो जाइए कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये सामान्य आपका इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात कि आपके जो आपका प्रश्न में कंफ्यूज क्या था आपका? सवाल ये था कि लोग क्या करें अगर फ्लू हो जाता है, फीवर या जुकाम हो जाता है, तो लोग छुट्टी ले ले, घर बैठ जाए। अब इतनी छुट्टी मिलनी भी तो संभव नहीं है। हाँ जी, जैसे कि जी एग्जैक्टली। देखिए, तो पहले तो पैनिक ना करें और आपके जिसने वायरल इन्फेक्शन वाले पेशेंट है उनको डेफिनेटली क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए। उनकी जो रोजमर्रा की चीजों है, जैसे कि वो खुद अपने ड्रॉपलेट से किसी और को इन्फेक्शन ना लगाए, इसलिए मास्क पहन के रखें, उनका खुद का प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन रखें, और अगर आप अपने हो सके तो परिवार वालों से भी इतना ड्रॉपलेट से या टच से बचे, क्योंकि सामान्य फ्लू भी इससे फैल सकता है, कोरोना तो फैलता ही है, इससे फैल सकता है। तो और तीसरी बात कि ऐसे पेशेंट्स को एक बार पहले कंफर्मेशन जांच करा ले अस्पताल में। और अभी जैसे होली का त्योहार आ रहा है, तो होली के त्योहार में ऐसे मरीज हो जिनको फ्लू जैसे सिम्टम्स है, सर्दी जुकाम या वायरल फ्लू, उनको होली खेलना अवॉइड करना चाहिए, अपने घरों में रहे। नहीं तो फ्लू, सामान्य फ्लू भी इससे पानी के द्वारा या और ठंडे उससे दूसरे आम जनता में फैल सकता है। तो बस ये प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए। ठीक है डॉक्टर अभिनव, एक और सवाल जो कि मुझे लगता है आम लोगों से जुड़ा है, आपसे हमसे जुड़ा है। लोग एक्सरसाइजेस पर काफी ध्यान देते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, शाम को वॉक पर निकलते हैं, या फिर जिम जाते हैं, एक्सरसाइज लोग करते हैं। तो क्या खुली हवा में खतरा है किसी तरीके का, या फिर जिम जाते हैं तो उससे किसी तरीके का खतरा? देखिए राकेश जी, यही मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इससे खतरा तो बिल्कुल नहीं है। जो आप अपने रूटीन की एक्टिविटीज कर रहे थे सब करते रहिए। उसका रीजन है क्योंकि ये जो माध्यम है इस इन्फेक्शन का फैलने का, वैसे तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि वैसे ही बहुत माइल्ड है, और माध्यम जो है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है किसी ने खांसा छींका तो वो हवा में बस 2 मीटर की दूरी, मतलब 3 से 6 फीट की दूरी तक ही ड्रॉपलेट्स जाती हैं। वो ऐसे टेबल, चेयर, डोर हैंडल्स, नॉब्स पे सेटल कर जाते हैं। तो कोई ये ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे खांसी छींकी है तो वो 100 मीटर 200 मीटर दूर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ सब अपना काम, आपने एक्सरसाइज, योगा जो भी करना है वो आप सब कर सकते हैं। इससे डर के मारे घर में बैठने की जरूरत नहीं है, और यही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है डॉक्टर गौरव, लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो आमतौर पर पेट्स रखने का चलन आजकल बहुत ज्यादा है, पेट्स लेकर लोग निकलते हैं, तो क्या पेट एनिमल्स से किसी तरीके का कोई खतरा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अपने पेट्स को लेके निकलें, किसी तरह का कोई खतरा अभी तक रिपोर्टेड बिल्कुल भी नहीं है। आप जो आपकी दिनचर्या है उसको बिल्कुल आप फॉलो करें। ऐसा भी नहीं है कि आप निकल रहे हैं तो आपको मास्क पहन के निकलने की जरूरत है। मास्क सिर्फ उन लोगों को पहन के निकलने की जरूरत है जिनको फ्लू के जैसे कोई सिम्टम है, जिनको सर्दी खांसी वगैरह है, वो अपने से बाकी लोगों को थोड़ा सा दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक डिस्टेंस थोड़ा सा खुद से ही मेंटेन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर के अग्रवाल, आमतौर पर देश में अब सरकार कोशिश तो कर रही है कि लोगों तक जानकारियां पहुंचाई जाए, जागरूकता पहुंचाई जाए, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद, तमाम कवायद के बावजूद, अगर मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हो जाता है या किसी को बहुत ज्यादा शक है कि उसे कोरोना का इन्फेक्शन है, तो उससे तुरंत क्या करना चाहिए? उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? और मुझे लगता है कि इसके बाद तो सरकार तक बात पहुंच जाएगी, तो आगे के स्टेप तो फिर सरकार ही उठाने वाली है। देखिए, जब तक ये कंटेनमेंट स्टेज के ऊपर में है, तो अभी ये वायरस जो है वो कंटेनमेंट स्टेज के ऊपर में है या डिलेड स्टेज में है, ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है और ये बीमारी फैली नहीं है। जब ये बीमारी फैल जाएगी
तो फिर मिटिगेशन होगा, फिर पर्पस ये होगा कि किसी तरीके से हम अपने आप को जो सिम्टोमेटिक केसेस है उनको बचाएं। आज की स्टेज में अगर आपको बुखार है, बुखार के साथ में खांसी है, तो आप अपने प्राइवेट डॉक्टर से बात करें। उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सरकार के जो हेल्पलाइन नंबर है उनसे पूछ के आपको गाइड करेगा कि क्या करना है। आपको अस्पताल रश नहीं करना, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अस्पताल नहीं जाना और अस्पताल में जाके बाकी पेशेंट्स के साथ में मिक्स नहीं होना। तो आज के डेट में क्योंकि बीमारी अभी लिमिटेड है, कंटेनमेंट स्टेजेस में है, अभी हमारे यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, जो भी केसेस हो रहे हैं उसका प्राइमरी नोन है, तो आपको सिर्फ फोन पे बात करनी है। देन लेट गवर्नमेंट की जो हेल्पलाइन है डिसाइड कि आपके साथ में क्या करना है। डॉक्टर खुर्शीद पटेल, एक और आम लोगों में बड़ी उत्सुकता होती है या फिर लोग चिंतित ज्यादा होते हैं कि डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर 10 तरीके का टेस्ट लिख देंगे, फिर उन टेस्ट का खर्चा कौन उठाएगा। तो क्या जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें किसी तरीके का खर्च उठाना पड़ता है आम आदमी को? अभी जो टेस्ट अवेलेबल है उसमें दिल्ली सरकार के जो जो अस्पताल में है, हमारे एक नोडल सेंटर बनाया गया है, वहां पे ये पेशेंट्स को हम भेजते हैं। वहां पे ना तो दवाई का, ना तो कोई जांच का खर्चा पेशेंट के खर्चे अपनी जेब से देना होगा, वो खर्चा सब सरकार उठाएगी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल से जो भी पेशेंट हमारे पास रिफर होकर आते हैं कि इस पेशेंट को हम सस्पेक्टेड कोरोना के केसेस है उनके लिए, उन पेशेंट को हम प्रॉपरली इनको बड़े आगे फर्दर नोडल सेंटर पे, रेफरल सेंटर पे हम आगे भेजते हैं। उनको प्रोटेक्टिव मेजर्स, जैसे कि उन पेशेंट को भी पहले हम मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जाते हैं उनको हम पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना के साथ में एम्बुलेंस में, सरकारी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजते हैं। तो इनमें पेशेंट की अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं है, कोई कॉस्ट उठानी नहीं है। और फिर भी इनको किसी मरीज को अगर इस बारे में दिक्कत है तो सरकारी गवर्नमेंट हेल्पलाइन अवेलेबल है, जिसपे कॉल करके वो अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। वहां आके अगर कोई दिक्कत है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उनको खुद कांटेक्ट करेंगे कि आपको हम सैंपल्स के लिए या हॉस्पिटल के लिए खुद वो ले जाएंगे। तो उनको अपना जेब से कोई खर्चा नहीं करना है। सरकार पूरी तरह इसमें फ्री में सपोर्ट दे रही है। ठीक है, डायग्नोसिस। ठीक है डॉक्टर अभिनव, नॉनवेज को लेकर कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया में उसको लेकर अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं। तो क्या जो नॉनवेज खाते हैं, जो मांसाहार करते हैं, उन्हें ज्यादा खतरा है वायरस इन्फेक्शन का, वो ज्यादा एक्सपोज हैं इसके लिए? ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉनवेज जो लोग खाते हैं वो प्लीज खाते रहें और इससे कोई खतरा कोरोना वायरस का तो नहीं है। ये सारी बातें इसलिए निकल रही हैं क्योंकि जब ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तो ये वुहान की सी फूड और मीट मार्केट से हुआ था। तो तब ये शुरुआत में कहा था कि ये बैट, स्नेक्स जो ये लोग खाते हैं उससे एनिमल से ह्यूमंस में आया था, पर वो आगे ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन इतना हो गया कि अब आप देख ही सकते हैं स्थिति पूरे देश वर्ल्ड में क्या चल रही है। तो ये एक हाइपोथेसिस है, ये कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है और इससे चिकन से, मीट से कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो नॉनवेज जो खाते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नॉनवेज बंद कर दें। ठीक है, आपने चीन का जिक्र कर दिया, तो डॉक्टर गौरव जी, होली का समय है और देखिए पिचकारियां, रंग जो चीन से आते हैं लोग अवॉइड करने लगे हैं जी। क्या चीन के जितने सामान हैं या फिर जो पार्सल चीन से आते हैं जी, लोग लेने से अब डरने लगे हैं? तो क्या इस तरीके का कोई खतरा है या फिर डरने की जरूरत भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं राकेश जी, बिल्कुल। मैं इस पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपने अभी सवाल किया है। देखिए, बिल्कुल भी इस चीज से आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। वायरस जो है वो एक इन्वेलप्ड वायरस है। वो उसकी शेल्फ लाइफ, हम कहते हैं कि एक वायरस शरीर के बाहर कितनी देर जिंदा रह सकता है, तो शरीर के बाहर ये वायरस ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। एक लिविंग सिस्टम के बाहर ये वायरस ज्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रह सकता, एक दिन से भी कम का समय ये लेता है। तो चाइना से कोई भी पिचकारियां या कुछ भी इन्वेलप वगैरह, चिट्ठियां भी अगर आती हैं, कोई पार्सल भी आता है, कुछ भी आता है, तो ये वायरस उसमें सर्वाइव ही नहीं करेगा। अगर वो पैकिंग के टाइम पे रहा भी होगा तो यहाँ पहुंचते पहुंचते ये वायरस डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। आपको कोई खतरा इससे होने वाला नहीं है। इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कहीं पे भी एक भी रिपोर्टिंग अगर ऐसी हुई हो तो आप मुझे बताएं। ठीक है, इसकी शेल्फ लाइफ इतनी कम है कि कोई चांस ही नहीं है ये आपको इन्फेक्ट करे उस वजह से। ठीक है डॉक्टर के अग्रवाल, वैसे तो मौसम का मिजाज इधर पिछले 2-3 दिनों में बदला है। दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, कई सारे इलाकों में कहा यह जा रहा था इससे पहले कि जैसे गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायरस का असर कम होता जाएगा, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। अब WHO ने आज एक बात अलग से कह दी, कही कि लोग अगर ये समझ रहे हैं कि गर्मी आने पर इसका खतरा कम हो जाएगा तो ये गलत है। अब सच क्या है? देखिए, कैसे खत्म होगा बताइए ना। क्या एयरपोर्ट में समर आता है?
क्या आपके ऑफिस में जहां 24 घंटे एसी चल रहा है वहां पे समर आता है क्या? तो अगर समर में ये बीमारी जैसे थोड़ी कम हो जाती है वो हम मानते हैं, लेकिन वायरस कहीं ना कहीं तो जगह रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, भारत में क्या सब जगह पे समर सेम टाइम पे आता है? क्या दिल्ली का जो टेम्परेचर है और साउथ का टेम्परेचर सेम है? तो ये बीमारी जहां पे ज्यादा समर होगा वहां कम हो जाएगी। क्या तमिलनाडु में केस नहीं देखा गया? ये नेचुरल फिनोमिना है। ये जो वायरस का हमें देखना होगा कि अगर ये सार्स जैसा वायरस है तो सार्स हिट एंड रन वायरस था, वो 6 महीने में आया, मारा लोगों को, चला गया। सब लोग यही वेट कर रहे हैं कि शायद ये भी हिट एंड रन वायरस हो और इसका लाइफ स्पैन जो है वो 6 महीने का हो। इसलिए डिलेड टेक्निक होती है कि अगर आप बीमारी को रोक नहीं सकते तो किसी तरीके से उसको डिले करो ताकि उसका 6 महीने का पीरियड निकल जाए। करीबन ये बीमारी का 3 महीने का पीरियड निकल चुका है इस वायरस का, तो इसलिए लोगों का स्पेकुलेशन है हो सकता है 6 महीने में सार्स की तरह ये भाग जाए, लेकिन उसके भरोसे हम रह नहीं सकते। हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस रखनी है। देखिए, इस वक्त में जहां जहां भारत में बीमारी हो गई, अब हमारा स्टेज है प्रिपेयर्डनेस का बाकी स्टेट्स में ना हो। उस प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है। जहां तक सवाल है स्कूल का, बीच में बात उठी कि स्कूल बंद हो कि नहीं हो जी। मैं पर्सनल मेरी ओपिनियन है, मैं किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा कि स्लाइटली प्रीमेच्योर है स्कूल को इस तरफ में बंद करना, क्योंकि आपने कॉलेजेस चालू रखे हुए हैं, सिर्फ प्राइमरी स्कूल बंद किए हैं, मेट्रो चालू है, पिक्चर हॉल चालू है। मेरे हिसाब से इस वक्त में पिक्चर हॉल में ज्यादा रिस्क है देन द स्कूल्स, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चों के अंदर में इन्फेक्शन होने का चांस कम है। अगर होगा तो सिनेमा हॉल्स के अंदर में होगा, और अगर सिनेमा हॉल्स अभी आप बैन नहीं हो रहे, वो इसलिए क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। जिस दिन कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा उस दिन आपको स्टैंड स्टिल करनी पड़ेगी अपनी सिटी को। ठीक है। डॉक्टर कृषित पटेल जी, एक और, चूंकि हमने इस सेगमेंट की जब शुरुआत की थी तो दिखाया था कि दिल्ली में किस तरीके से मास्क की कालाबाजारी, कीमतें किस तरीके से ज्यादा बढ़ गई हैं। तो एक सवाल फिर से कि मास्क कौन पहने, क्या सभी लोग पहने? क्योंकि देखिए सड़कों पर लोग अब मास्क पहनकर चलने लगे हैं। यह भी कहा जाता है कि मास्क एक लिमिटेड समय के लिए पहनना चाहिए, फिर मास्क को आपको चेंज करना पड़ता है। ये नहीं कि एक मास्क हमने खरीद लिया और पूरे सीजन हम चला रहे हैं। जी बिल्कुल। हमने आजकल हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, हमने रास्ते पे देखते हैं सब मास्क लगा के घूम रहे हैं जिनको मिल गया है। इस वजह से मास्क की डिमांड और कालाबाजारी बहुत बढ़ गई है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि ये एक ड्रॉपलेट बोर्न इन्फेक्शन है। मतलब हम पेशेंट जब खांसी या छींकता है तो उसके मुंह से जो थूक या ड्रॉपलेट निकलते हैं उससे ये वायरस फैलता है। अब ये ड्रॉपलेट फैलता है 3 फुट से लेकर 1 मीटर तक की इसकी क्षमता होती है दूर जाने की। तो जिस पेशेंट को ये इन्फेक्शन है, सस्पेक्टेड केसेस है, फ्लू लाइक सिम्टम है, उन पेशेंट्स को आप हम मास्क पहले देने के लिए प्रेफर करते हैं, जिससे दूसरे पेशेंट में वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा इन्फेक्शन ना फैले। अब इसमें आम इंसान जो है वो मास्क लगा के घूम रहे, उसमें उनका कोई फैलता है। अब ये ड्रॉपलेट फैलता है 3 फुट से लेकर 1 मीटर तक की इसकी क्षमता होती है दूर जाने की। तो जिस पेशेंट को ये इन्फेक्शन है, सस्पेक्टेड केसेस है, फ्लू लाइक सिम्टम है, उन पेशेंट्स को आप हम मास्क पहले देने के लिए प्रेफर करते हैं, जिससे दूसरे पेशेंट में वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा इन्फेक्शन ना फैले। अब इसमें आम इंसान जो है वो मास्क लगा के घूम रहे, उसमें उनका कोई बेनिफिट नहीं है। ऊपर से वो कालाबाजारी को और बढ़ावा दे रहे हैं और पैनिक बढ़ा रहे हैं। हर जगह लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, जबकि उसको कोई मोटिव नहीं है। पॉल्यूशन जब दिल्ली में बढ़ा था तब लोग मास्क लगा के घूमते थे, वो अलग बात थी, क्योंकि हवा में पॉल्यूशन था, वो उनकी सांसों में जाता। यहाँ पे ऐसा कोई ड्रॉपलेट्स नहीं जो हवा में घूम रहे हैं, बस वो 3 फुट या 1 मीटर मरीज जो है वो छींकने या खांसने के दौरान उसके सामने बैठे हुए पर्सन, उसमें खासकर अभी आते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और बाकी जो एम्बुलेंस में स्टाफ है जो उनके कांटेक्ट में थे, उनको जरूरत है, ना कि सब लोगों को। और पेशेंट भी 3 लेयर्ड मास्क यूज कर सकते हैं। कुछ सीधा आजकल आके हमें कहते हैं कि N95 मास्क दे दीजिए, तो सीधा उनको पेशेंट्स, मतलब जो नॉर्मल सामान्य लोग हैं, उनको N95 मास्क की कोई जरूरत नहीं है। ना तो आप उसके लिए आप कोई मेडिकल स्टोर में जाए, ना उसकी डिमांड बढ़ाए, ना कालाबाजारी में हाई रेट्स पे ले, उनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। जो फक्त मात्र पेशेंट्स है उनको 3 लेयर का मास्क पहनना चाहिए, बाकी हॉस्पिटलों को कंसल्ट करें। ठीक है, अब वक्त इतना ही है, वक्त की थोड़ी सी कमी हमारे पास है। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।